Now the next qualitative property, osmosis and osmotic pressure. ऑस्मोसिस को समझने से पहले हम लोग डिफ्यूजन को समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे एक फिगर प्लॉट किया है। इस फिगर में मैंने क्या बताया है कि आपने एक बीकर लिया हुआ है। इस बीकर में आप लोगों ने क्या करा हुआ है, CuSO4 जो है ये डाला हुआ है और साथ में वाटर आपने डाला हुआ है। तो CuSO4 जो है ये ब्लू कलर का होगा। तो इस बीकर में आपको इन दोनों सब्सटेंसेस की अलग अलग लेयर जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। दो लेयर्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, एक CuSO4 की और एक वाटर की। जैसे ही इस बीकर को आप थोड़े दिनों के लिए ऐसे ही रखोगे तो थोड़े दिनों के बाद आपको क्या मिलेगा कि आपका जो पूरा सोल्यूशन है ये ब्लू कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका CuSO4 है इसके मॉलिक्यूल्स वाटर में एंटर कर जाते हैं और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स इस CuSO4 में एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब ये यूनिफॉर्म सोल्यूशन आपको मिलता है तो इस सोल्यूशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट की। ये जो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, जिससे एक होमोजेनियस मिक्सचर आपको मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। या फिर आप दूसरी भाषा में इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि डिफ्यूजन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। देखिए कंसंट्रेशन से हमारा मतलब किससे होता है, सॉल्यूट से होता है। तो इसमें क्या होता है, जिस रीजन में सॉल्यूट ज्यादा होता है वहां से मूवमेंट जो है पहले स्टार्ट होती है, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या होता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कम होती है, यानी कि सॉल्यूट जो है वो कम होता है। तो पहले क्या होता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में जाते हैं, उसके बाद सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपके सॉल्यूट में आते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो आपको मिल जाता है। तो इस होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो बिल्कुल रिवर्स होगा आपके डिफ्यूजन के प्रोसेस से। देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे एक वेसल मैंने लिया हुआ है, एक कंटेनर मैंने लिया हुआ है और इस कंटेनर को मैंने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। और यहाँ पे जो बीच जो मैंने ये डैश लाइन यहाँ पे लगाई हुई है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, ये आपको बता रही है कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो आपके कंपार्टमेंट को दो अलग हिस्सों में बांट रही है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसका क्या काम होता है कि ये सॉल्वेंट को मॉलिक्यूल को सिर्फ अलो करती है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाए, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, सॉल्यूट लिया हुआ है, सोल्यूशन लिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से, देखिए सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, तो ये क्या है, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ये मेम्ब्रेन यहाँ पे है, ये सिर्फ आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को एलो करेगा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को ये एलो नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन के थ्रू आपके सोल्यूशन में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपके सोल्यूशन जो कंसंट्रेशन है, सॉरी जो मूवमेंट है आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सोल्यूशन की तरफ वो बढ़ेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा और जब यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो फिर ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सोल्यूशन से वापस सॉल्वेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कब होगा, जब दोनों कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाएगा तो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वापस आपके सॉल्वेंट वाली साइड में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करता हूं, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड to the solution through the semi-permeable membrane, that is called the osmosis. So osmosis क्या हो गया, movement of solvent molecule from solvent side to the solution through semi-permeable membrane. अब देखिए आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जो ऑस्मोसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। देखिए डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई यूज नहीं था, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आप जैसे पार्चमेंट पेपर होता है, आप उसको कंसीडर कर लीजिए, पार्चमेंट पेपर इज आल्सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये आपका ऑस्मोसिस हो जाएगा। उसके बाद ऑस्मोसिस दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका एंडोस्मोसिस होता है और एक आपका एक्सोस्मोसिस होता है। देखिए एंडोस्मोसिस में क्या होता है और एक्सोस्मोसिस में क्या होता है। ऑस्मोसिस मैंने अभी इस लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे।
तो ऑस्मोसिस जो है दो टाइप्स का होता है, एक आपका एंडोस्मोसिस और एक आपका एक्सोस्मोसिस। ठीक है, तो मैं इन दोनों प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे दो डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने क्या करा हुआ है, इस फिगर में मैंने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में मैंने क्या किया है, वाटर डाला है, और यहाँ पे ये कंटेनर है, इसके बीच में मैंने NaCl डाला है। तो मैं क्या करूंगा, पहले एग लूंगा, एग को मैं HCl के बीच में डालूंगा। जैसे ही मैं एग को HCl के बीच में डालूंगा तो जो एग का बाहर वाला लेयर होता है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एग का आपने बाहर वाला लेयर जो है वो रिमूव कर दिया। उसके बाद आपने दोनों एग को इन अलग अलग कंटेनर में डाल दिया। जो एग आपने वाटर में डाला होगा उस एग को आप लोग देखोगे उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब वो फूल जाएगा, और जिस एग को आपने NaCl में डाला है वो एग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए जो एग के अंदर वाली लेयर है, जो आपने बाहर वाली लेयर, जो आउटर लेयर जो रिमूव कर दी, उसके अंदर वाली जो लेयर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो एग की स्वेलिंग कैसी हो रही है, देखिए जब आपका मेम्ब्रेन आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा कि उसके थ्रू वो आपके एग में एंटर कर जाए, तो वो होगी एंडोस्मोसिस। मतलब व्हेन मेम्ब्रेन परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू एंटर इनटू इट, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंडोस्मोसिस। और यहाँ पे मैंने एक्सोस्मोसिस को डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो आपके एग से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आएगा आपके इस NaCl में, तो जिसकी वजह से आपका एग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो व्हेन मेम्ब्रेन permit the solvent molecule to comes out through the membrane, that is called the exosmosis. गुड मॉर्निंग। कल के टॉपिक में मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस किया था, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद मैंने ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन किया था, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन किया था। आज के टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक फिगर प्लॉट किया है। ये मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, और इस कंटेनर के बीच में मैंने इन्वर्टेड थिस्टल फनल डाला हुआ है। तो मैंने इस थिस्टल फनल में, जो इस थिस्टल फनल का माउथ है, ये जो यहाँ पे ब्लैक कलर के डॉट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब थिस्टल फनल का जो लोअर वाला पोर्शन है वहां पे मैंने क्या करा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, मैं फिर बता रहा हूँ। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अलाउ करता है उस मेम्ब्रेन में से पास होने के लिए। ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता। मतलब ये एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है जो सिर्फ आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा कि सॉल्यूशन में से आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन के थ्रू आपके इस सॉल्यूशन में एंटर हो जाए। तो मैंने इस थिस्टल फनल के बीच में क्या डाला हुआ है, शुगर डाला हुआ है। तो जैसे ही मैं ये मैंने वाटर इस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, ये थिस्टल फनल के बाद जो कंटेनर है इसके बीच में मैंने वाटर डाला हुआ है। तो जैसे ही थोड़ी देर के लिए आप इस थिस्टल फनल को इस वाटर वाले कंटेनर में रखोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो थिस्टल फनल में सॉल्यूशन का लेवल होगा वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस कंटेनर में से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो आपके इस थिस्टल फनल में एंटर हो गए। जैसे जैसे मॉलिक्यूल इसमें एंटर होते गए तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो लेवल जो है इस सॉल्यूशन का इसमें राइज हो गया। अब देखिए ये कंटिन्यूसली राइज नहीं होता है, एक पॉइंट आता है जिसके ऊपर ये राइज होना बंद हो जाता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉन्स्टेंसी जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम कैसे अटेन हो जाता है, देखिए यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या काम था कि आपके इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को थिस्टल फनल के अंदर जो है वो एंटर करने दें। लेकिन जैसे ही ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस थिस्टल फनल में जाएंगे तो वापस जो है यहाँ से ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो वापस आपके इस सॉल्यूशन में वाटर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल आपके इस वाटर के इस सॉल्यूशन के अंदर जा रहे थे, सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपके थिस्टल फनल में से वापस जो है वो इस कंटेनर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर इस तरह का स्टेट जो है वो अटेन हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स enter from the water into the thistle funnel is equal to the number of the molecules coming from the thistle funnel to the water। मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो थिस्टल फनल में लेवल राइज हुआ है वो इतना लेवल यहाँ पे राइज हुआ है। तो यहाँ से ये जो H लिखा हुआ है मैंने, दिस H रिप्रेजेंट द कॉलम ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो थिस्टल फनल में सॉल्यूशन राइज हुआ है उसको मैं H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका ये कॉलम अटेन करेगा सॉल्यूशन का ऑस्मोसिस की वजह से, उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलता हूँ। मैं एक बार फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करता हूँ।
कि ऑस्मोसिस की वजह से जो यहाँ पे ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो सेट होगा, उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मैं क्या बोलूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलूंगा। तो इसको मैं एक और लैंग्वेज में, एक और डेफिनेशन से भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ऑस्मोसिस को। देखिए मैंने पहले जो फिगर प्लॉट किया था उस फिगर में मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन किया कि जो कॉलम सेट होगा, जो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कॉलम सेट होगा ऑस्मोसिस की वजह से, उसके ऊपर जो प्रेशर होगा उसको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलूंगा। लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ, मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया हुआ है और इस दीवार, ये बीच में मैंने एक यहाँ पे क्या किया, एक दीवार सी बनाई हुई है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की दीवार है जो क्या कर रही है, आपके कंटेनर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये एक कंटेनर है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो एक कंपार्टमेंट में मैंने क्या करा हुआ है, जो आपके बीकर का एक कंपार्टमेंट है उसको मैंने, उसके बीच में मैंने सॉल्वेंट रखा है, और दूसरा वाला जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन रखा हुआ है, और बीच में मैंने क्या डाला, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए होगा क्या, जो लेवल होगा आपके सॉल्यूशन वाली साइड में, और यहाँ पे इस कंटेनर के ऊपर मैंने एक नैरो ट्यूब लगाई हुई है, पतली सी ट्यूब मैंने लगाई हुई है, और इस वाले कंपार्टमेंट के ऊपर मैंने एक वाइट ट्यूब लगाई हुई है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया हुआ, फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। ये जो है ये मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए होगा क्या, सॉल्यूशन वाली साइड के ऊपर अगर आप देखोगे तो जो लेवल है सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है। हुआ क्या, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है ये सॉल्वेंट वाली साइड से आपकी सॉल्यूशन वाली साइड पे आया, और सॉल्यूशन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। अब मैं इस, ये जो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर हो रहे हैं ना, मैं इनको रोक सकता हूँ। कैसे रोक सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रेशर अप्लाई करूंगा। जब मैं इस पिस्टन के थ्रू इस कंपार्टमेंट के, सॉल्यूशन वाले कंपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा, तो ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरफ एंटर हो रहे थे, इनका एंट्री होना बंद हो जाएगा, मतलब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फिर यहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप लोग बैलून लेते हो, बैलून में आप लोग ये करते हो, ऊपर से अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालो तो बैलून क्या हो जाता है, उसका बिल्कुल वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो क्या, प्रेशर डालने से उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से सॉल्यूशन की तरफ आ रहे थे वो आना बंद हो गए। तो मैंने मिनिमम कितना प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर डाला जिसकी हेल्प से ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पे आना बंद हो गए, तो वो जो प्रेशर होगा, मिनिमम प्रेशर होगा, उसको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलता हूँ। तो क्या हो गया, मिनिमम प्रेशर दैट एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू द सॉल्यूशन, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, और मैं इसको डिनोट करता हूँ पाई से। आगे मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालूंगा और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करूंगा। लास्ट टॉपिक में मैंने आपके साथ इसी में मैंने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, और अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको मैं वर्कले हार्टलेस मेथड बोलता हूं। तो इस मेथड के थ्रू मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकता हूं। तो जो ऑपरेटर्स हम लोग इस मेथड में यूज करते हैं वो ऑपरेटर्स क्या है, मैंने यहाँ पे एक पोरस ट्यूब यहाँ पे लिया हुआ है, दिस इज द पोरस ट्यूब, और पोरस ट्यूब के दोनों पार्ट्स में, अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों में मैंने क्या किया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे मैंने इसके साथ लगाया हुआ है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है कॉपर फेरोसाइनाइड का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का फंक्शन आपको पता है, ये सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को एलो करता है और ये आपके सॉल्यूशन को एलो नहीं करता। अब देखिए होता क्या है, ये मैंने पोरस ट्यूब लिया है, इस पोरस ट्यूब के एक एंड के ऊपर मैंने क्या किया है, ट्यूब जो है टी ट्यूब जो है वो मैंने फिक्स किया है, और इसका जो दूसरा एंड है वहां पे मैंने क्या किया है, एक रिजर्वायर लगाया हुआ है। ठीक है, तो बीच में मैंने क्या डाला है, इसके बीच में सॉल्वेंट डाला है। तो जो आपकी ट्यूब टी में जो सॉल्वेंट का लेवल है वो है एम, ये मार्क एम है, यहां तक आपके सॉल्वेंट का लेवल है इस ट्यूब में। अब मैंने क्या किया है, इस पोरस ट्यूब के टॉप वाले पोर्शन में और बॉटम वाले पोर्शन में एक वेसल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये वेसल किसका बना हुआ है, गन मेटल पाउडर का बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इस वेसल का जो अपर वाला पार्ट है यहाँ पे देखिए मैंने एक वाइडर सा ट्यूब लगाया हुआ है, इस ट्यूब के साथ मैंने क्या किया है, प्रेशर गॉज जो आपके प्रेशर को मेजर करेगा वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये पिस्टन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है इसके साथ। ठीक है,
तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा यहाँ पे। तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके सोल्यूशन में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां से ये आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपके सोल्यूशन में एंटर करेंगे। तो जैसे जैसे आपका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इस सोल्यूशन में एंटर करेगा तो यहाँ पे जो लेवल है आपकी ट्यूब टी में ये आपका नीचे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ये फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका पिस्टन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ये जो पिस्टन लगाया हुआ है मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है ये आपके सोल्यूशन में जाना बंद हो जाएंगे और जो आपका ट्यूब टी में जो लेवल था वो फिर से मार्क एम तक पहुंच जाएगा। तो मैंने इस पिस्टन के ऊपर मिनिमम कितना प्रेशर अप्लाई किया जिससे आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जो एंट्री था आपके सोल्यूशन में वो रुक गया। तो इस प्रेशर को आप लोग यहाँ पे प्रेशर गाज आपने लगाया हुआ है तो आप इससे मेजर कर सकते हो डायरेक्टली आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया। तो कितना प्रेशर आपने अप्लाई किया सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए सोल्यूशन में, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इस ट्यूब में जो मार्क था एम यहां तक वापस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को लेके जाने के लिए आपने बाहर से कितना प्रेशर अप्लाई किया, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और कितना ऑस्मोटिक प्रेशर हमने यहाँ पे अप्लाई किया है वो हम लोग इस प्रेशर ड्रॉ से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो ये था, इस तरीके से इस अपरेटस के थ्रू हम लोग जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं और साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू हम लोग जो आपके सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो आपका पाई होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की, ठीक है। तो यहां से पाई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दैट इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इनटू T। तो यहाँ पे जब मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा R, ठीक है। तो ये जो R है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको मैं सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोलता हूँ। कई बार इसकी वैल्यू जो है वो गैस कांस्टेंट के वैल्यू के सेम आती है और सॉल्यूशन के केस में इसका वैल्यू क्या आता है 0.0821। अगर आपको इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है तो वहां पे R की वैल्यू जो है मैक्सिमम हम लोग ये वाली यूज करते हैं 0.0821। तो देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात मैं कर रहा हूं। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपने कितने मोल्स सॉल्यूट के आपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैं कंसंट्रेशन को N अपॉन V से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम क्या है आपका सॉल्यूशन का लीटर्स में, ठीक है। V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पाई V इज इक्वल टू nRT। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो हमें पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन होता है पाई V इक्वल्स टू nRT। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो N है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये जो W2 यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपके सॉल्यूट का गिवन मास है और M2 जो है ये आपके सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई V इक्वल टू W2 M2 इंटू R2। अब मैं क्या करूंगा, M2 को यहाँ ले जाऊंगा इक्वल्स टू के, पाई V यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो M2 इक्वल्स टू W2 इंटू R इंटू T अपॉन पाई V। तो ये मॉलिक्यूलर मास है आपके सॉल्यूट का।